Welcome to Bodhi News, 4th January 2017, precise and time-saving news and analysis. संक्षिप्त विस्तार गर्भित बोधि समाचार और विश्लेषण 4 जनवरी 2017 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन हम जब भी आपके लिए न्यूज़ एनालिसिस लाते हैं, आपको एक वीडियो सेशन मिलता है, हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स, बोधि रिसोर्सेज पे एडिशनल रिसोर्सेज और ऑफ कोर्स एक डाउनलोडेबल पीडीएफ। ये सारे संसाधन आपको मिलते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है बोधि news.bodhibooster.com पर। आप ये साइट खोलकर उस दिन की न्यूज़ एनालिसिस खोल लीजिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क यू मस्ट डू। यू विल फाइंड a lot of material in addition to this video that you are watching right now. इस तरह की संपूर्ण सामग्री आपको यहां मिलेगी जो अपने आप में अनोखी है, आपको हर प्रकार की तैयारी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एग्जाम सबके लिए मददगार। और इसमें कुछ नए इजी नेविगेशनल फीचर्स बस हम तुरंत ही लाने वाले हैं। So this is about Bodhi News. Once again, wishing you a happy new year 2017 for those who came in late. And have you taken your gifts or not? Go to Bodhi News and open the post for 1st January. You will see. एक बहुत अच्छा नए साल का तोहफा आपके लिए हम लाइव सेशन समीक्षा के लाए हैं। कृपया इस लिंक को खोल लीजिए, उस पर एक एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा, उसे भर दीजिए और आपको हम SMS और ईमेल से इन्फॉर्म करेंगे। हर महीने 2 समीक्षा लाइव करंट अफेयर रिव्यूज आप लाइव अपने घर पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर देख सकते हैं। है ना बढ़िया चीज? तो इसका पूरा लाभ उठाएं। हाँ, बोधि न्यूज एनालिसिस इज डिफरेंट। ध्यान रखें, हमारा प्रयास बोधि न्यूज और एनालिसिस में आपको बहुत गहराई से मुद्दों को समझाने का है। हम हर लेख का एनालिसिस एक ऑब्जेक्टिव और टोटली डिटैच्ड फॉर्मेट में करते हैं। इंटरप्रिटेशन बिटवीन द लाइंस, वी पॉइंट आउट द पॉसिबल एरर्स एंड लिमिटेशंस इवन इन द मोस्ट एस्टीम्ड एडिटोरियल्स फ्रॉम द बिगेस्ट मीडिया हाउसेस। We give you multiple sources. ये बेहद आवश्यक है। आप में से कई जो यंग हैं, you are in your formative years, never stick to one source. Pick out multiple sources so you end up appreciating that the world is made up of multiple truths, not just one. निश्चित तौर पर द्विभाषी है, हिंदी माध्यम के छात्रों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। एक्स्ट्रा सपोर्ट बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल से, समीक्षा और नेचुरली ये सब कुछ फ्री। Those who want a unique and deep perspective on issue. आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या युवाओं को परीक्षा पास करने के अलावा किसी चीज में रुचि ही नहीं बची है। इसे मैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी फेलियर मानता हूं। और बाद में यही हमारे स्कूल के बोर्ड्स और कॉलेज के प्रोफेसर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि आज का यूथ ऐसा हो गया, आज का। तो आपने क्या किया? उनको यूनिक और डीप पर्सपेक्टिव्स चीजों के दिए इन अ कोल्ड ऑब्जेक्टिव डिटैच्ड मैनर। वो तो बहुत कम लोगों ने किया। तो फिर हम यूथ पे आरोप क्यों लगाएं? बोधि न्यूज एक बिल्कुल छोटा सा हमारा प्रयास है। इट्स अ वेरी हम्बल अटेम्प्ट टू ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस हियर। योर लव एंड सपोर्ट ओनली विल मेक इट पॉसिबल। वी होप टू हैव इट। Brought to you by PT Education and PT's IS Academy. These are the multiple sources and it's time for me to begin. Before that, playlist, Shrutis, content PDFs and resources are all for you. Make full use of them. बोधि अनुवाद सेवा अलग से बोधि भाषा पोर्टल पर उपलब्ध है, इसका पूरा लाभ लीजिए। Here are the beautiful editorial analysis for today. All is not well in the army. भारतीय रक्षा सेवाओं पर बहुत गहराई से तैयार किया हुआ एक विश्लेषण, जिसके साथ बहुत अच्छा एडिशनल बोधि रिसोर्स भी हम आपको देंगे। इंडियन पॉलिटिक्स, डिफेंस एंड मिलिट्री, सोसाइटी एंड कल्चर के डोमेन से। कट इन टाइम, डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकिंग व्यवस्था, इंटरेस्ट रेट रिजीम, आरबीआई की अप्रोच, पीएसयू बैंक्स की अप्रोच, कंज्यूमर लोन्स, रिटेल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया, इन सभी मुद्दों को विश्लेषण करता हुआ अ कट इन टाइम। तीसरा, सेक्युलरिज्म इज जस्ट नॉट अ जुडिशियल फिक्स। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगने का आदेश सही है? एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आर यू ऑल एक्साइटेड? बोधि न्यूज नोटबुक तैयार है आपके पास, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। 10 घंटे यहां वहां सिर खपाने के बजाय आप इसे देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आइए शुरू करें।
ऑल इज नॉट वेल इन दी आर्मी, एक बड़ा अच्छा लेख जिसकी कई चीजों से तो खैर हम असहमत हैं, लेकिन कई चीजों से सहमत भी हैं। Here is the detailed write-up on all is not well in the army, अर्थात सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। A military force with sharp internal divisions and discontent in the ranks as far-reaching national security implications. It's time the defense establishment got its act together. क्या अर्थ है इतनी लंबी चौड़ी बात का? एक ऐसी रक्षा सेवा जिसमें आंतरिक विभाजन बहुत हो गया है और उसके अलग अलग रैंक्स में बहुत असंतोष है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके गहरे आयाम हैं। समय आ चुका है कि रक्षा प्रतिष्ठान अपना काम ठीक से करे। ओके, इसके कुछ हिस्से हम बीच बीच में आपको आज पढ़ के भी सुनाएंगे, क्योंकि emphasis on these specific portions is important. We will come to that. अब पहले आप कुछ मुद्दे समझ लें। बोधी न्यूज नोटबुक तैयार रखें, हर चीज लिखें। एक सिंपल एडवाइस फिर से आपको दे रहा हूं, do not remain under the beautiful illusion that a good handwriting is of no use because everything is becoming computerized. It is not like that. If you have legible and good and clean handwriting and the stamina to write essays, you have no idea how much it is going to benefit you. So you just take my word at the face value of it. अपनी हस्तलेखनी को सुंदर बनाएंगे, आपको जीवन में कितनी मदद होगी आप आज कल्पना नहीं कर सकते। तो बस हम कह रहे हैं, आप उसे माने और हर चीज अवश्य लिखिए। कुछ हफ्तों में आपको अंतर दिखेगा और सब आपकी तारीफ करेंगे। चलो, ये समझ में आ गया। The article alleges, इस लेख में आरोप है, the military establishment is facing uneasiness and rising in fighting. The government handling of the situation is not proper. Lots of pending issues are hanging fire, and this is not good for India and its security. इस पूरे लेख का सारांश, जिससे हम पार्शियली एग्री करते हैं, पार्शियली डिसएग्री करते हैं, वो ये है, सैन्य प्रतिष्ठान में अशांति है, अंदरूनी कलह बढ़ रही है, विभाजन हो रहा है मतों में, और सरकार जैसा निपटना चाहिए स्थिति से नहीं निपट रही है। बड़ी संख्या में मामले पेंडिंग हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब ये इसका मूल मुद्दा है। तो चलिए इसके दो हिस्से में पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज एन इंटेंसली टेक्निकल इश्यू, सो यू मस्ट गेट अ क्लियर पिक्चर. The current debate about the Army's promotion policy has its genesis in the Kargil Review Committee report, which recommended that promotion to the colonel and brigadier level should be made quicker so that younger officers can command battalions and brigades. Thereafter, the AVSC made some important recommendations to restructure the officer cadre. Among other things, it recommended the implementation of the command exit model as opposed to pro rata for promotion to the colonel level. While the pro rata basis gives advantage to the infantry and artillery, the command exit model, which prescribed differential command tenures for various arms, gives even more advantage to the infantry. तो बात बिगड़ी. Consider the following. The AVSC fixed the command tenure of infantry at 2.5 years, that of armored mechanized infantry and artillery at 3 years, and engineers and signals at 4 years. This has not only led to a quicker promotion for officer from the infantry, but has also successively managed to corner the army chief's post as well, including the last 4 times, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट. तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कारगिल समीक्षा समिति ने और अजय विक्रम सिंह समिति ने जो सुझाव दिए थे आंतरिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए, उससे जटिलताएं कम होने की बजाय बढ़ गई है और पैदल सेना के ऑफिसर्स के पास, इन्फेंट्री के ऑफिसर्स के पास ही सारे मौके जाते रहे हैं. इसे बदलना होगा. नीड फॉर पॉलिटिकल ओवरसाइट. बस यही 2 पार्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे ढांचा देखेंगे और फिर आज के पॉइंट्स पर आ जाएंगे. ये जरूरी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम इस पे दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. While politicization of the affairs of the armed forces is harmful, it may also not be a good idea to let the army handle its own business as it deems fit. At present, politicians hardly focus on serious defense matters. The Ministry of Defense bureaucrats with limited expertise mostly function as gatekeepers, keeping the forces away from civilian seats of power. And yet, in keeping with the commendable tradition of civilian supremacy in the country, it is time to consider civilian oversight of the promotion process at the highest levels of the armed forces. However, civil servants in MOD or appointments committee can't alone be interested with this job. Hence, the best solution is a parliamentary standing committee on defense or a bipartisan selection committee. बहुत खूबसूरती से इन्होंने लिखा है, इस चीज से पूरी तरह हम सहमत हो सकते हैं. सशस्त्र सेनाओं का राजनीतिकरण तो बहुत नुकसानदायक है, लेकिन सशस्त्र सेनाओं को अपने काम अपने ढंग से करने देना भी
ठीक नहीं है। राजनेताओं ने ऐसा करने से हमेशा खुद को बचाया है और केवल इतना इंश्योर किया है कि सिविलियन सीट्स ऑफ पावर, नागरिक सत्ता के केंद्रों से सेना को अलग रखें। इसीलिए भारत में नागरिक सत्ता सर्वोच्च बनी हुई है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। चीन की तो बात ही अलग है, वहां तो सेना ही है जो है सब कुछ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी owns the army. It is not the nation that owns the army. This is how the three nations are totally different. So no doubt China and Pakistan have to come together against India, क्योंकि वहां तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है ही नहीं ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आती डेमोक्रेसी की भाषा जो भारत के रग रग में बसी है। और अंत में वो कहते हैं लेकिन ये मामला इतना गंभीर और संवेदनशील है कि संसद की रक्षा पर स्थायी समिति को ही यह काम दिया जाना चाहिए, या एक और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अपॉइंटमेंट कमेटी को। समझ में आ गया आपको मेन मुद्दा क्या है? दिस इज व्हाई वी केम टू दिस। सबसे ऊपर हैं प्रेसिडेंट, हमारे कमांडर ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस, उसके बाद COAS। इस पद को लेके हमने बहुत सारे बोधी न्यूज एनालिसिस में डिटेल्ड इंसाइट्स अलग से दिए हैं, और उसके बाद ये सारे कमांड्स आते हैं जिनमें ये डिविजन्स हैं, कोर हैं और ब्रिगेड्स हैं। उसके अलावा रैंकिंग फॉर कमीशन्ड एंड रैंकिंग फॉर JCOs एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, इस तरह से ये अनुक्रमिक ढांचा सेना में है। अब आ जाइए वापस एनालिसिस पे, क्योंकि वो जरूरी था इसलिए हमने किया। दूसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ। द गवर्नमेंट हैज नो कन्विंसिंग रीजन टू ब्रीच एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल। हाल ही में हमारे सेना के जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनको लेके बहुत विवाद हुआ कि वो 2 और ऑफिसर से जूनियर थे, तो फिर इन्हें क्यों बनाया? सरकार ने कहा हमने सब एनालिसिस करके बनाया है, हमें मत बताइए। मेरिट डिफरेंस इज अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट। ये ऑथर कहते हैं कि सरकार गलत है। जो ये बोला गया है कि योग्यता में अंतर था, ये तो तर्क ही फिजूल है, क्योंकि वहां तक ये तीनों पहुंच नहीं पाते, इतनी लंबी प्रोसेस के बाद आए। ये पिरामिड देख लीजिए आप, इसलिए ऑथर ऐसा कह रहे हैं। इस बात में कुछ दम तो है। क्राइटेरिया आर मिसिंग, फिर वो बोलते हैं कि मापदंड बताए क्यों नहीं जाते हैं। अरे तो ये किसकी गलती है? जिन्होंने 50 साल शासन किया उनकी गलती, या जो वर्तमान में 2.5 साल से शासन कर रहे हैं उनकी गलती? ऑथर ये भूल जाते हैं लिखते वक्त। ऑथर JNU के हैं और द हिंदू में ये लेख छपा है। सच एक्शंस रिस्क सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। ये बात कुछ हद तक ठीक है। यदि सेना के जनरल्स को ये लगने लगा, या लेफ्टिनेंट जनरल्स को, कि पॉलिटिशियंस की लल्लो चप्पो करने से ही बड़े पद मिलेंगे, तो दिल्ली के लुटियंस इलाके में ये सेना के अधिकारी यहां से वहां चाटुकारिता करते दिखेंगे। दिस इज एन एलिगेशन which holds merit. Nobody can dispute that. Third, the author raises the issue of a Muslim general also, Muhammad Ali Haris Sahab, perhaps being totally overlooked if senior most. तो उन्होंने कहा कि एक टॉप 3 में हमारे एक मुस्लिम जनरल भी हैं, मोहम्मद अली हारिस, उन्हें ओवरलुक क्यों किया गया? यदि सीनियर मोस्ट जो हैं, जिन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, उन्होंने कंटिन्यू करने की बात की, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल एक्शन एंड वी मस्ट सैल्यूट हिम फॉर दैट। तो यदि सीनियर मोस्ट को आपने CDS बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो एक पोस्ट की अभी हमने बात की थी, एंड द थर्ड सीनियर मोस्ट हैज बिकम आर्मी चीफ, तो ये सेकंड सीनियर मोस्ट का क्या होगा? अब इस तरह की बातें इस तरह के लेखों में छपना, ये ही अपने आप में थोड़ा आपत्तिजनक हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें हम गहराई से अभी नहीं जाएंगे। द प्रेजेंट चॉइस ऑफ द आर्मी चीफ इज इंडिकेटिव ऑफ टैक्टिकल थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। ये चौथा पॉइंट जो है ये पूरी तरह से गलत है। ये ऑथर ने बिल्कुल एक इम्बैलेंस पॉइंट किया, मैं आपको बताता हूं कैसे। Not strategic thinking because specialized expertise in counter terror and counter insurgency is not strategic. देखिए, जो वर्तमान सेना प्रमुख हैं, हमने हमारी एक बोधी में इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे बहुत कुछ लिखा है, आप उसे अवश्य पढ़िएगा। इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर ये जो बोधी आपको बोधी बूस्टर पे दिख रही है, समानांतर हिंदी में उपलब्ध है। इसमें हमने इन मुद्दों पर एक बेसिक रूप से प्रकाश डाला है। तो वर्तमान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जो COAS बने हैं, उनको लेकर लेखक अब क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार बहुत टैक्टिकली सोच रही है, स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच रही है। स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक, यानी बहुत बड़ा पिक्चर, टैक्टिकल यानी डे टू डे ऑपरेशनल, छोटा पिक्चर। ऑथर का ये कहना इसलिए गलत है क्योंकि भारत के सामने केवल 2 चुनौतियां हैं, चाइना और पाकिस्तान।
पाकिस्तान लगातार 1990 के बाद भारत के साथ युद्ध कर रहा है। केवल एक बार 1990 के बाद खुले तौर पर युद्ध किया करगिल में, वो भी चोरी छुपे किया कि हमारी सेना थोड़ी, जबकि थी उनकी सेना ही। बाकी वो केवल प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है और पीछे से चीन ने उसको पूरा टेका लगा रखा है। तो यदि कोई जनरल इसमें स्पेशलाइज करता है, और ये भारत की आज सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान, विच इट रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज कंप्लीटली एंड चाइना कीप सपोर्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, हाउ इज दिस नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? I completely reject the author's argument here. ऑथर पर्सनल बायस से बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं। आज किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर से पूछें कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो यही बोलेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारी सारी बैंडविड्थ खा जाता है, उसका प्रॉक्सी वॉर। रिवर्स पूछिए, कौन सी ऐसी एक प्रॉब्लम है जो अगर सॉल्व हो जाए तो भारत की सारी बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी? पाकिस्तान। तो हाउ कम दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक मेरे भैया, ये बता दो मुझे। हेंस दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर स्टैंड्स कंप्लीटली रिजेक्टेड इन आवर व्यू, एंड यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिजेक्ट आवर व्यू। हम नाराज नहीं होंगे आपसे, बस ये स्किल डेवलप करने का हमारा प्रयास है। आई होप आप गहराई से मेरी बात समझ रहे हैं। ये स्किल अगर आपने डेवलप कर ली तो आप वाकई में एक सच्चे सिटीजन का रोल अदा कर पाएंगे, एक अंधे सिटीजन का नहीं, जो आजकल का ट्रेंड है हर तरफ। बस ये एक अखबार पढ़ लो, सब हो जाएगा, यही होगा। अरे कैसी अंधों जैसी और दिमागी रूप से पैदल बातें लोग करते हैं, ये हमारे समझ के बाहर है। Next two allegations: senior army officers tend to promote only officers from their own regiments, parochial loyalty, and artillery and infantry get more opportunities. ये बिल्कुल सही है, ये आंतरिक मामला है सेना का, और इसमें ये बिल्कुल साफ है कि parochial loyalty कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। आर्टिलरी और इन्फेंट्री से हमारा मतलब है तोपखाना यानी आर्टिलरी, और इन्फेंट्री यानी पैदल सेना। ज़्यादातर ऑफिसर यहीं से तेजी से आ भी रहे हैं, और क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल मात्रा भी अधिक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। Officers from armored corps and mechanized infantry have regularly complained. बख्तरबंद कोर और यंत्रीकृत पैदल सेना के अफसर अक्सर कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता। इंजीनियर्स और सिग्नल्स को तो छोड़ ही दो, उनकी तो गिनती ही नहीं हो रही है। कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट और अजय विक्रम सिंह कमेटी, अब इन्होंने बहुत तकनीकी बातें बताई हैं, जो बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। कारगिल रिव्यू कमेटी ने क्या कहा? Promote younger officers quicker to the colonel and brigadier level so that they get a chance to command battalions and brigades. अब यहां आप बटालियंस और ब्रिगेड के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है डिवीजन, कोर, ब्रिगेड और उसके बाद बटालियन। ठीक है, उसके साथ आप टैली करके समझ लीजिएगा। अजय विक्रम सिंह कमेटी जो बाद में बनी, उन्होंने सजेस्ट किया कमांड एग्जिट मॉडल रादर देन प्रो रेटा मॉडल। प्रो रेटा मॉडल का मतलब है जितनी मात्रा जिसकी उतने ऑफिसर उसमें से, एज पर दी प्रोपोर्शनल रेट, देयर बाय फर्दर गिविंग एन एज ओनली टू इन्फेंट्री। और ये कहते हैं कि इसी वजह से जो अजय विक्रम सिंह समिति, नीचे हिंदी में आप देखेंगे, पॉइंट 8 और 9 हमने बीच में रखे हैं, जगह कम थी स्क्रीन पर इस वजह से, और इसी वजह से पैदल सेना को ही अधिक अवसर मिलते चले गए। तो कारगिल और अजय विक्रम सिंह दोनों का मिला जुला असर यह हुआ है कि पिछले चारों हमारे सेना प्रमुख उसी एक फील्ड से आए हैं। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है, वन कैन डिसएग्री ऑल्सो कंप्लीटली। पॉलिसी वॉज चेंज इन द आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल स्क्वाश द न्यू प्रमोशन पॉलिसी। पॉलिसी वॉज चैलेंज। तो ये जो नीति थी, इसे ही सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण में भी चुनौती दी गई और उस ट्राइब्यूनल ने उसे खत्म कर दिया कि हाँ ये नीति गलत है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से जीवंत कर दिया कि नहीं ये सही है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए इंजीनियर्स, सिग्नल्स और एयर डिफेंस वालों के लिए 141 न्यू कर्नल पोस्ट का सृजन हो। अब फिर से 350 अफसर सुप्रीम कोर्ट गए हैं कहते हुए कि इससे भी समस्या नहीं सुलझी। आप समझ गए ना कितनी जटिलता से चल रहा है। और इस सब के बीच पाकिस्तान और चीन तो लगातार भारत को तंग कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि चाइना ने दक्षिण एशिया में जीरो सम गेम बना लिया है कि बस भारत को कुचलना है, चीन को और कुछ समझ ही नहीं आता इसके अलावा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी इज बैड। आखिरी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वाला वो पोर्शन है जो मैंने पढ़ के बताया था, जहां से इसको हमने लिया है। ये डायरेक्टली आपको हर जगह काम आ जाएगा। Politicization of army is bad, but army cannot be allowed to handle its own internal matters entirely on its own. Hence, either a parliamentary standing committee or a bipartisan panel should handle it.
समझ गए आप आखिरी मुद्दा? तो ये था ऑल इज नॉट वेल इन द आर्मी पर हमारा सारगर्भित विश्लेषण। उम्मीद करते हैं आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इस पर आप बोधी रिसोर्सेस पेज पर जाकर अवश्य एक शानदार प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पीआईबी के जरिए जारी किया था। हमने उसकी लिंक आपको यहीं दे दी है जो ओरिजिनली भारत सरकार ने रिलीज किया था। रिसोर्सेस पेज पे जाइए, डिफेंस और मिलिट्री का टैब खोलिए और इसमें आपको इंडियन डिफेंस सिनेरियो मिलेगा। बेहद खूबसूरती से बना ये प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पीआईबी ने रिलीज किया हुआ, हमने यहां उसकी लिंक दे दी है। आप इसको पढ़ लें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये है रिसोर्सेस पेज। यूआरएल सही टाइप करना, नहीं तो खुलेगा कैसे। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन सैकड़ों बन सकते हैं, 2-3 बता देते हैं। हाउ कैन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी ऑफ मिलिट्री एंड नीड फॉर सिविल सुपरविजन बी मेंटेन। रक्षा सेनाओं को स्वायत्तता मिले, इस आवश्यकता और नागरिक सरकार इनका पर्यवेक्षण करें, इस जरूरत के बीच एक नाजुक संतुलन कैसे बरकरार रखा जाए। दूसरा, व्हाट आर द वेरियस एरियाज ऑफ फ्रिक्शन इन द प्रमोशन पॉलिसीज ऑफ इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान में पदोन्नति से जुड़ी हुई विभिन्न नीतियों को लेकर कहां कहां घर्षण पैदा होता है। समझ में आ गया आपको? आई होप ऑल दिस हेल्प्स यू क्रिएट अ गुड मिनी एसे फॉर योरसेल्फ and you would be able to answer most of the questions that are likely to appear from any such topic. हमने आपको इस आर्टिकल की कमियां भी बताई हैं, इसलिए प्रिंटेड वर्ड को भगवान का शब्द मानने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान ही लिखते हैं। A Cut in Time is a beautiful editorial which speaks about the need for the banking sector to pump prime the economy by rate reduction in a big way. Sharp reduction in lending rates can help kickstart credit growth. यदि अभी ब्याज दरों में तेजी से गिरावट बैंक्स करें तो भारत में ऋण वृद्धि बहुत तेजी से होगी, जिससे निवेश चक्र पुनः प्रारंभ हो जाएगा। बहुत खूबसूरत ये लेख है, इसको पूरे को 2-3 बार आप पढ़ना, इस भाषा को समझते चलना, क्योंकि भारत में इकोनॉमी से जुड़े मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोधी रिसोर्सेस पेज पर हमने इससे जुड़ी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी दी हैं। बैंक्स लेंड मनी दैट दे रेज देमसेल्व्स। अल्टीमेटली बैंकें कौन सी धनराशि सारी दुनिया को उधार में देती हैं, आपको, मुझे, कंपनियों को? वो खुद उस धनराशि को पहले उगाती हैं। ए, थ्रू डिपॉजिट्स विच आर लो कॉस्ट, या तो जमा राशि जो आप और मैं सेविंग बैंक में डालते हैं तो वो उनके लिए सस्ता पड़ता है बैंकों के लिए, क्योंकि ब्याज दरें कम होती हैं। और बी, थ्रू अदर मीन्स विच आर हाई कॉस्ट, दूसरे बहुत से तरीके हैं मार्केट से उठाने के, वो बड़े महंगे तरीके हैं। दे लेंड टू ए, लार्ज बोरोवर्स, कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड बी, स्मॉल वंस। अब ये उधार यानी कि ऋण किन किन को देते हैं? सबसे पहले बड़े उधारकर्ताओं को, इसमें आ गई सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज, निगम और उद्योग, और छोटे कर्जदाताओं को, आप और मैं आ गए। सेकेंड, द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट वॉज वेरी पुअर इन द पास्ट ईयर। मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग एनपीएज। देखिए, पिछले 3 से 4 सालों में एक बहुत बड़ी चिंता जो भारत के सभी फाइनेंस पॉलिसी मेकर्स के लिए रही है वो ये दैट क्रेडिट ग्रोथ रेट्स हैव बीन पैथेटिकली लो एंड कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग। ऋण वृद्धि बहुत कमजोर है और घटती चली जा रही है, यानी बहुत सी कंपनियां और इंडस्ट्रीज ऋण ले ही नहीं रही हैं। तो इकोनॉमी आगे चलेगी कैसे? नौकरियां कहां से जनरेट होंगी? अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो एनपीए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस चल रहा है कि लार्ज डिफॉल्टर्स की सूची पब्लिक करो, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, उसको इसको अभी मिक्स मत करना, उसको अलग से हम कवर करेंगे। अब पॉइंट 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो बोधी न्यूज नोटबुक में बेटा अच्छे से लिख लेना। मोदी जी के विमुद्रीकरण निर्णय का आज क्या कनेक्शन, ये पूरी साइकिल आपके लिए बना दी है, ध्यान से लिख लो। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ। ह्यूज इनफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स इनटू बैंक्स, बैंकों में बड़े स्तर पर जमा राशियां आ गई। ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो बैंकों के लिए जो निधि वो खुद उगाते हैं, पॉइंट 1 आज का, उसकी लागत में गिरावट आ गई क्योंकि ब्याज दरें तो कम है ना। रेट कट्स, इसी की वजह से
दरों में कटौती होने भी लगी है और उम्मीद भी है होपफुली लार्ज ऑफ टेक, उम्मीद है कि बहुत सारी कंपनियां बड़ी मात्रा में ऋण उठाएंगी। बेटर रिटर्न्स टू बैंक्स देन द ऑल्टरनेटिव ऑफ 6% इन गवर्नमेंट बॉन्ड। अब यदि कंपनियां नहीं उठाती तो बैंकें क्या करती, सरकारी बंधक पत्रों में पैसा लगा देती, उसमें 6% मिलता, उससे तो कहीं ज्यादा 9, 10, 11, 12, 13, 14% उसको बैंकों को मिलेगा। हेल्प्स द इकोनॉमी टू, इसी से अंततः अर्थव्यवस्था यानी आपकी मेरी मदद होगी क्योंकि नौकरियां मिलेंगी। इज द होल साइकिल क्लियर और नॉट? तो अब इसमें सबसे बड़ा डाउट क्या है? पहला, 2 concerns, 0.4 NPAs आर वेरी हाई। गैर उत्पादक आस्तियां या अनुत्पादक आस्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों के बहुत बड़े हैं, जिसके चक्कर में कई बैंक डूबने की कगार तक पहुंच गए थे और एक आरोप यह भी लगा कि इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन लाया गया। और दूसरा बड़ा कंसर्न, विल दीज लो कॉस्ट फंड्स वैनिश वंस द विड्रॉवल लिमिट्स आर रिमूव्ड? अभी तो सरकार ने, आरबीआई ने, बैंकों ने अलग अलग लिमिट्स लगा रखी हैं, 2500, 4000, 4500, 24,000, 2.5 लाख। जिस दिन ये लिमिट्स हटी तो क्या लोग सारा पैसा निकाल लेंगे? ये दूसरी चिंता, इसका उत्तर हम देंगे। उसके पहले देख लीजिए बोधि रिसोर्सेज पेज पर आरबीआई का टैब खोलेंगे तो यहां आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाई देंगी। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट साल में 2 बार देते हैं, वो लिंक आपको हमने दी है। फाइनेंशियल सेक्टर का टैब खोलेंगे तो ये रिफॉर्म कमीशन और ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, ये सब जो गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए है। आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान रखना। 0.4 का सेकंड कंसर्न जो था कि क्या लो कॉस्ट फंड वैनिश होंगे, एसबीआई की बॉस, क्या नाम है उनका, हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एसबीआई बॉस कौन है लेडी? उन्होंने कहा कि ये जितनी जमा राशि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन आया है 40% बैंकों में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या आप इस व्यू से सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि बैंकों में आज जो विड्रॉल लिमिट्स चल रही हैं ये वाकई में एक डेमोक्रेसी में जस्टिफाइड है कि अपना ही पैसा निकालने के लिए संघर्ष करते रहो 50 दिनों के बाद भी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Ultimately, it's a democracy. You have a right to express. Go ahead and do that. On 31st December, PM exhorted banks to focus on the poor, lower middle class. Middle class has been obliged by a 90 basis point cut. Hope that economic activity will pick up. सभी को याद है 31 दिसंबर की रात को सबने अपना दिल थाम के प्रधानमंत्री का भाषण सुना कि आज पता नहीं क्या बैन हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने तक कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी घोषणाएं की और उसमें बैंकों को यह आह्वान किया कि भाई गरीबों पे, लोअर मिडिल क्लास पे फोकस करो। और अगले दिन एसबीआई ने इस तरह से 90 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया। अब ये बेसिस पॉइंट क्या है? दिस इज बैंकर्स जार्गन फॉर परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज बोलेंगे तो वो तो आप और मैं भी बोलते हैं, तो फिर बैंकर क्या हुआ? तो ये जो बहुत बड़ी एक आग होती है ना कि भाई हर इंडस्ट्री अपनी एक जार्गन बनाए कॉम्प्लेक्स, जो दूसरों को पल्ले नहीं पड़े, सिंप्लिसिटी का तो जमाना ही नहीं है। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, ये ध्यान रखना लॉजिक। तो 0.5% कितने बेसिस पॉइंट होगा? 1.3% कितने बेसिस पॉइंट होगा? समझ गए ना? 7th, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट सबवेंशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। यहां 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले तो भारत सरकार ने इंटरेस्ट रेट सबवेंशन अनाउंस किया मोदी जी ने, तो बैंकों को इससे बहुत लाभ होगा क्योंकि एक्सचेकर वो भरेगा, बैंकों को जेब से नहीं भरना है। तो अब तो कम से कम रेट कट करो। और दूसरा जो गहरा मुद्दा है जिस पर रघुराम राजन साहब की हमेशा शिकायत रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन यानी मौद्रिक नीति का पारेषण। आरबीआई को हमेशा इस बात के लिए डंडे खाने पड़ते थे सरकार से, वित्त मंत्री से, सलाहकारों से कि आप रेपो रेट कम क्यों नहीं कर रहे हो। आरबीआई कहता था इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो एक अलग झगड़ा चलता रहा। बट इससे बड़ा प्रॉब्लम यह था दैट व्हेनेवर द आरबीआई वुड रिड्यूस द रेपो रेट, द बैंक्स वुड नॉट रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट्स इमीडिएटली, देयरबाय एडवर्सली अफेक्टिंग द स्मूथनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन डाउन द लाइन। और यह आरोप आरबीआई वाले हमेशा लगाते रहे। जनवरी, इसका सबूत देख लो पॉइंट 8 में, 15 जनवरी 2015 से दिसंबर 2016, 2 साल, आरबीआई ने 175 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया, यानी कितना परसेंट? 1.75%। एसबीआई ने उस दौरान केवल 110 बेसिस पॉइंट किया। आज टोटल 200 बेसिस पॉइंट अब जाके किया है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्स्टेंटली ड्यू टू पुअर एमपीटी, कांट गेट चीप क्रेडिट। इसके पहले समस्या ये थी कि निजी निवेश नहीं हो रहा था। भारत में सबसे बड़ी समस्या जीडीपी की यही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट। तो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आने वाले क्वार्टर्स का जीडीपी नहीं सुधरेगा। ये तो अब आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा कि होने क्या वाला है। और आज कोई
भी एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं आपको आज बता दूं, कड़वा सच, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपने प्रेडिक्शंस देते हैं ज्यादातर तो गलत ही निकलते हैं। तो एक्सपर्ट कौन है, आज विश्व के सामने यह बहुत बड़ा सवाल है और यह एक अलग मुद्दा है, इस पे और कभी कभी बात हम करेंगे। 10वां पॉइंट जिसके साथ हम समराइज कर देते हैं, फॉर 2016 क्रेडिट ग्रोथ वाज ओनली 5.8%, फॉर 2015 इट वाज 10.6%, सारे फिगर्स YOY ईयर ऑन ईयर, सो लेंड बट विद कॉशन, मेन मैसेज। तो ऑथर फाइनली इस खूबसूरत लेख में कह रहे हैं कि बैंकों को तेजी से ऋण देना शुरू करना चाहिए, लेकिन एनपीए नहीं बढ़ाने तो सावधानी से प्रूडेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स फॉलो करके करो। समझ में आ गया? बोधी रिसोर्सेस पेज पे जाके डाउनलोड करके एक्स्ट्रा स्टडी आप कर सकते हैं। अरे सर यही नहीं संभल रहा, एक्स्ट्रा स्टडी क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, प्रभु आपका भला करेंगे। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस, व्हाट कैन बी डन टू किक स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया? भारत में ऐसा क्या किया जाए कि निवेश चक्र तुरंत चालू हो? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव wreaked havoc on Indian PSU banks in terms of NPAs? भारतीय सरकारी बैंक क्षेत्र पर अनुत्पादक आस्तियों का कहर क्यों टूट पड़ा? कौन से कारक जिम्मेदार हैं? एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कंप्लीटली। मौद्रिक नीति पारेषण की संपूर्ण साइकिल समझाइए। I hope now you'll be able to write some basic answers to these fundamental questions. Whether you are from a biology or a science or a maths background doesn't matter. These are basic logical things. और हम आपको द्विभाषी तरीके से समझा रहे हैं, इससे और सरल नहीं किया जा सकता। आप थोड़ी सी मेहनत करें, डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। Welcome to an immensely sensitive topic. Secularism is just not a judicial fix. पंथ निरपेक्षता न्यायिक तरीकों से सुनिश्चित शायद ही हो। Society and culture, religion, constitution and law. As you know, the Supreme Court recently pronounced a verdict which was a split verdict from a constitution bench 4-3, which very clearly said that any single appeal to religion will invalidate an election. अर्थात किसी भी चुनाव में यदि आपने धर्म के नाम पे वोट मांग लिए, चुनाव रद्द। यह है पूरा एनालिसिस। इस विश्लेषण पर आने से पहले हम इस लेख का एक खूबसूरत हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज यहां कर रहे हैं। A 7-member constitution bench split 4-3 to deliver the verdict that seeks neat separation of religion and politics. The minority held, यानी ये 3 judges ने held that discussion of caste and creed is protected free speech with which alone can social concerns be addressed. We agree with the minority view for some added reasons as well. In most cultures, morality and ethics are embedded in the social code via religion. Thus, Gandhi, when he projected the goal of Ram Rajya, was not seeking a theocracy, but using a religious idiom that people would understand to call for a moral order of popular sovereignty. To prevent misuse of faith for political purposes, if one were to mandate total rejection of anything religious in politics, the result might well be politics denuded of morality and ethics. तालियां तालियां तालियां, ये इतना खूबसूरत पैसेज इस एडिटर ने लिखा है कि इनके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। और ये द हिंदू से नहीं है, ये भी बताना बहुत आवश्यक है। विजडम का सिर्फ एक स्रोत नहीं है, जैसा कि भारत में बहुत ही गलत प्रचलित किया गया है। ऑथर ये कहता है, एक संविधान बेंच ने एक विभाजित निर्णय 4-3 से सुनाया। निर्णय यह था कि धर्म और राजनीति के बीच मोटी सी लंबी सी दीवार खड़ी कर दो। ये 3 जजेस ने कहा कि जाति और पंथ की बात करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और केवल उसी से सामाजिक मुद्दों का निदान होगा। और यह सही इसलिए है, ऑथर कहता है, कि समाज में धर्म के जरिए ही नैतिकता का उद्भव होता है, विशेषकर भारत जैसे समाज में जिसका 8000 साल पुराना इतिहास है। आप यदि इस बारे में बहुत गहराई से बारीकियां सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास कुछ है। बोधी रिसोर्सेस पेज पर
टॉपिक वाइज लेक्चर्स का टैब खोलकर हिंदुइज्म अ कॉम्प्रिहेंसिव 4 आवर सेशन आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपकी आंखें बंद हैं, हम गारंटी करते हैं वो थोड़ी सी शायद खुलेंगी और फिर आप इस एडिटर की बात को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। आइए एनालिसिस देखते हैं। द इश्यू एट स्टेक इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइए अब पहचान की राजनीति का मुद्दा समझें। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा ये पार्टी बेकार क्योंकि ये तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। ये अपने आप में इतना बड़ा झूठ है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स गलत है। तो पहले समझें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है। अ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी एंड नॉट वेरी ब्रॉड एमॉर्फस इश्यूज दैट पीपल कैन नॉट डायरेक्टली लिंक विथ। यह होती है पहचान की राजनीति। तो यदि कोई जाति की बात करे तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। अब मुझे एक बिल्कुल बेसिक सवाल पूछना है। जो लोग कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो इस बात का जवाब दें कि यदि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होती तो क्या एक दलित की बेटी यानी बहन मायावती राजनीति में इतने ऊपर आ सकती थी? क्या यह सत्य नहीं है कि मायावती एक दलित की बेटी है? और क्या यह सत्य नहीं है कि कांशीराम जी ने भारतीय समाज के हायरार्किकल ढांचे को गिराने के लिए हाथ में पेन उठाकर उसको हॉरिजॉन्टल करके एक बहुत कड़ा संदेश सरलता से नहीं दिया था? तो यदि आप जाति की बात करने पे बंदिश लगा देंगे तो क्या वर्तमान रिजिड ढांचा हमेशा के लिए रिजिड नहीं हो जाएगा? यह इसका उल्टा साइड है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। आई होप ये मुझे उठा के जेल में नहीं डाल देंगे। अब आप मेरे साथ रहेंगे ना? जेल में नहीं, साथ देने के लिए। नहीं तो कई लोग बोलेंगे बोधी न्यूज़ नहीं देखना भैया आज से। आई होप आपको लार्जर इशू समझ में आ गया है। देखिए, गलती यह है कि यदि कोई सत्ता में आ जाए और उसके बाद भी बार बार जाति 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 करे, हाँ वो बात समझ में आती है। बट इफ यू प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ इवन मेंशनिंग इट, देन the whole noble thought of removing structured injustice comes under a very big cloud. समझ में आया? ये गहरा मुद्दा है। बहुत सोच के, बहुत समझ के फिर से आप एनालाइज कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, yes, in a secular democracy, politicians must not use religion to seek votes, but the Supreme Court verdict, which was a split one, to invalidate an election based on such an appeal is पूरा का पूरा चुनाव ही रद्द हो जाएगा। सेपरेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये इनका वर्डिक्ट था, 4-3 से आया। चौथा पॉइंट, लॉजिक अप्लाइज डिफरेंटली टू डिफरेंट ग्रुप, साइज बीइंग अ फैक्टर। फॉर अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, रिलीजियस अफिनिटी में एक्चुअली बी अ गुड आइडिया टू गेट टुगेदर एंड सीक रिप्रेजेंटेशन। सो विल दैट नाउ बी नॉट अलाउड? मान लीजिए भारत के पारसियों की बात करें। ये ईरान के ज़ोरोस्ट्रियंस थे जो भारत भाग के आए थे जब इस्लाम ने वहां कैप्चर किया था और सब कुछ जला के नेस्तो नाबूद जमीन दोस्त कर दिया था। तब ये सारे पारसी भाग के भारत आए थे और इन्हें भारत ने पूरी सुरक्षा दी। गुजरात से शुरू हुई थी। आज रतन टाटा, टाटा ग्रुप, ये पूरा पारसी ग्रुप है। हालांकि आज वो न्यूज़ में बहुत ही अलग कारण से हैं। उस पर एक बहुत अच्छी बोधी टाटा मिस्ट्री बैटल हमने लिखी है, देख लीजिएगा। तो आज यदि पारसी कहते हैं कि हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलें क्योंकि हमारी तो संख्या ही 50-60 हजार बची है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत होगा। हाँ, इफ दे स्टार्ट आस्किंग फॉर इररेशनल थिंग्स, दैट्स अ सेपरेट मैटर, इट विल नेवर स्टैंड द स्क्रूटिनी, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग एन इशू। स्ट्रॉन्ग लॉजिक इन मेनी, अब इससे भी बड़ा लॉजिक देख लो। इन मेनी सोसाइटीज लाइक इंडिया, मोरालिटी इज प्रेजेंट इन सोशल कोड वाया रिलीजन। इस बात से कोई इंकार कर ही नहीं सकता। भारत जैसे समाज में जिसने धर्म को और आध्यात्मिकता को सही ढंग से समझा है, वो ये जानता है कि नैतिकता का उद्गम धर्म से ही होता है। वो तो आज धर्म पूरा कर्म कांड का रास्ता बन गया। नकली साधु, नकली बाबा आए जिन्होंने अपनी सत्ताएं बना ली, इसलिए लोग धर्म से विमुख हो गए। पीपल, एजुकेटेड अर्बन इंडियंस खास तौर पे, द रीजन दे स्टार्टेड हेटिंग रिलीजन वॉज दे नेवर रेड अबाउट इट फर्स्ट, दे नेवर वेंट डीप इनटू इट फर्स्ट, एंड देन दे ओनली सॉ द बाबास, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉड, सम आर वेरी जेन्युइन ऑल्सो, मेकिंग देयर ओन ह्यूज एम्पायर्स। तो एजुकेटेड लोगों को लगा कि धर्म ही फ्रॉड है। ये एक बहुत गलत धारणा है और इससे पैदा होता है डिसएन्चैंटमेंट एंड अ कंप्लीट मॉरल वैक्यूम। ये है इस एडिटर का कहना। सिक्स पॉइंट, इफ वी डिसोसिएट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स वी मे एंड अप डिन्यूडिंग पॉलिटिक्स ऑफ एथिक्स टोटली। ये सबसे बड़ा खतरा है। राजनीति से नैतिकता काफूर हो जाएगी। इट इज नॉट एंटायरली पॉसिबल फॉर जुडिशरी टू फिक्स डेमोक्रेसीज रियल प्रॉब्लम।
लोकतंत्र की असल समस्याएं न्यायपालिका थोड़ी सुधार सकती है, वो तो राजनीति सुधारेगी. सो वी नीड 10 more Arvind Kejriwals. Is it not? A very powerful article that questions blatant liberalism and blind secularism in trying to keep a modern society on a just path. ये एक बहुत सशक्त लेख है जो सीधे सीधे प्रबल उदारवाद और अंधी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है. बहुत जरूरी है भारत में आज ये, और उसी के साथ ये जरूरी है कि हम उन डेमागॉग्स को एजेंडा हाईजैक नहीं करने दें जो झूठे धर्म की राजनीति करते हैं. आप समझ रहे हैं ना कितना सटल है ये, कितने बारीक अंतर हैं इन सब में. इसलिए एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल बहुत सोच समझ के अपनी धारणाएं बनाइए. वहां लेक्चर की लिंक है, आप उसे अवश्य देखें. आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा. पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, एनालाइज इन टोटलिटी. धर्म और राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए. संपूर्णता में विश्लेषण करें. कैन कोर्ट्स एवर क्रिएट स्ट्रक्चर्स फॉर मोरालिटी इन अ सोसाइटी थ्रू देयर वर्डिक्ट्स? एनालाइज. क्या समाज में नैतिकता का ढांचा न्यायालय के निर्णयों से बनेगा? विश्लेषण करें. कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाट डज इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट रियली मीन? संवैधानिक रूप से भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? रिमेंबर टू यूज बोधी भाषा रिसोर्सेस, bhasha.bodhibooster.com. सरल सहज उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने का बहुत सशक्त तरीका. बोधी अनुवाद में हम जटिल अंग्रेजी लेखों का बेहद सरल हिंदी रूपांतरण आपको देते हैं, जिससे आपके मन का सारा डर दूर होता है. ब्रॉट टू यू बाय बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल. फॉर एक्स्ट्रा मटीरियल, फॉर डीपर लर्निंग रिसोर्सेज, एनरोल फॉर बोधी प्रबोधन सर्विसेज. सब कुछ हिंदी में उपलब्ध. आज का पीडीएफ कंटेंट अवश्य न्यूज की साइट से डाउनलोड करना न भूलिएगा. दैट्स ऑल फॉर बोधी न्यूज फॉर टुडे. प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग. बहुत जल्द और संक्षिप्त व सारगर्भित विश्लेषण लेकर हम हाजिर होंगे. उम्मीद करते हैं आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है. हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है. नमस्ते, जय हिंद.